सो है स्वागत है आप सभी का क्वांटम मैकेनिक्स के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, दैट इज द टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेव्स का जो है पार्टिकल नेचर क्या है, और दूसरा हम देखेंगे कि पार्टिकल्स का वेव नेचर क्या है। तो वेव का जो पार्टिकल नेचर है, वी नो इट ब्रॉडली फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड द पेयर प्रोडक्शन। और पार्टिकल्स का जो वेव properties है, we know that by the de Broglie hypothesis and which was confirmed by the Davison-Germer experiment. These all are in our syllabus. So सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। So electromagnetic wave is having two basic characteristic. इनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी होता है और एक वेवलेंथ होता है, एंड द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज रिलेटेड टू each other by this formula। इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी फॉर्मूला आपको पता हो, एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी और एच सी बाई लैम्डा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसका जो एनर्जी जो होता है गामा रेज का, दैट इज 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है। वेवलेंथ जो होता है 10⁻−13 में होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है 10⁻22 के रेंज में होता है। ओके, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, ओके, दैट इज कि आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे तो एनर्जी अपने आप जो कम होती जाएगी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो गामा रेज के बाद आपको एक्सरेज का मिलेगा, एक्सरेज के बाद आपको अल्ट्रावायलेट मिलेगा, और तब विजुअल लाइट रे जो है हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, वो मिलने वाला है। देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जिसपे मेनली कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। तो दिस इज द होल चार्ट, यू मस्ट रिमेंबर कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्या होता है, तो गामा रे, गामा रे के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी रे, देन विजिबल, then infrared rays, then microwaves, and then radio waves. So this is the energy order. Okay, एक बार आपको एनर्जी पता है तो इन दोनों फॉर्मूला से आप ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज प्रीटी इजी। सो ये जो है एक बेसिक चार्ट है कि गामा रे का जो ऑर्डर होता है वो न्यूक्लियस के साइज का होता है, एक्सरे का जो ऑर्डर होता है वो एटम के साइज का होता है, अल्ट्रावायलेट जो होता है मॉलिक्यूलर साइज का होता है ना, दैट इज उसका वेवलेंथ। ओके, दिस इज द वेवलेंथ। और रेडियो जो होता है 10⁻3 मीटर के रेंज में होता है, दैट इज 1 किलोमीटर। ओके, एंड तो इसमें हमारा जो पढ़ना है वो है, वी आर गोइंग टू रीड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले हमें जानना है रेडिएशन के बारे में। तो जितनी भी बॉडीज होती हैं जिनके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर अगर है तो कुछ ना कुछ रेडिएशन वो एमिट करेंगी। ये रेडिएशन क्या होता है, दिस आर द ईएम वेव्स, है ना। जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी वाला ईएम वेव एमिनेट करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो गामा रे एमिट कर सकता है, उससे कम है तो एक्सरे एमिट कर सकता है, उससे भी कम है तो यूवी रेज इमिट कर सकता है, या फिर विजिबल कर सकता है, या फिर इंफ्रारेड कर सकता है, एंड सो ऑन, है ना। तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम सब ने देखा है कि जो लोहार होता है ना, ब्लैक स्मिथ, वो आयरन को हिट करता है तो आयरन ग्लोज लाइक दिस पिक्चर। ओके, आयरन को हिट करता वो गर्म करता है तो आयरन का टेम्परेचर बढ़ता है, एंड इट ग्लोज विथ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर क्यों, क्योंकि जो रेडिएशन जो स्पेक्ट्रा होता है विजिबल का, है ना, वो बेसिकली जो होता है इट इज अराउंड 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और हर वेवलेंथ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें मिलता है। भले ही हमारी आंख उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, लेकिन वो डिफरेंट कलर होता है। तो जैसे ही क्या करोगे कि आप ज़्यादा हिट करोगे
है ना। तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। ओके, तो अलग अलग चीज़ रेडिएट करेगी अलग अलग वेवलेंथ पे, तो वेवलेंथ डिफरेंट तो कलर भी डिफरेंट आएगा। ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बस आपका टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ रेडिएशन तो इमिट करेगी ही करेगी, मे बी वो विजिबल में हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर, बट इट विल इमिट। और हम लोग जो बॉडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी बॉडीज, ऑल बॉडीज जो है वो रेडिएशन इमिट करती है एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो एक्सेप्ट द 0 1, क्योंकि 0 है तो उसको टेम्परेचर बोला ही नहीं जा सकता, तो रेडिएशन तो इमिट करती है। ठीक है, दैट इज ट्रू। और इनफैक्ट इसका उल्टा जो है वो ऑब्जर्व भी करती है। ठीक है, वो इमिशन के साथ साथ ऑब्जर्प्शन भी करती है। तो ब्लैक बॉडी क्या हुआ, है ना। तो क्या है कि कोई भी बॉडी जब रेडिएट कर रही है तो दूसरी बॉडी उसको जरूर एब्जर्व करेगी। फॉर एग्जांपल सन जो है ना, वो रेडिएशन को इमिट करती है विजिबल रेंज में भी और नॉन विजिबल रेंज में भी, तो अर्थ उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, तभी जो लाइफ चल पा रही है अर्थ पे। तो क्या अर्थ सारा का सारा रेडिएशन एब्जर्व कर लेता है ना, ये सवाल उठता है। तो नहीं, अर्थ जो है सारा का सारा एब्जर्व नहीं करता है, या कोई भी बॉडी जो है वो सारा का सारा रेडिएशन एब्जर्व नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अगर वो 100% रेडिएशन जो है जो भी उस पर फेंका गया है वो अगर एब्जर्व कर ले, तो 100% वाली ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब वो सारा का सारा रेडिएशन जब वो एब्जर्व कर ले रही है तो दैट विल अपीयर दी way the black hole does, okay, and it is black because it absorbs the all colors of the light as well। क्योंकि जब सारा रेडिएशन एब्जर्व कर ले रही तो सारा विजुअल रेंज वाला भी रेडिएशन एब्जर्व कर ले रही होगी, तो कैसा भी दिखेगा नहीं, है ना, कलर तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा उसमें। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। इस पे यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ पे बना हुआ है। ओके, इसके बाद प्लैंक्स फार्मूला पे बना हुआ है। प्लैंक्स फार्मूला का जो कि रेले-जीन्स लॉ का एक करेक्शन था। ठीक है, फिर इसी से वेन्स लॉ पे भी क्वेश्चन बनते हैं और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ पे तो बनते ही हैं। ठीक है, देखो प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह वेवलेंथ का रेंज पता करे या रीजन पता करे जहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ग्रेटेस्ट है। फिर वही से एनर्जी डेंसिटी ग्रेटेस्ट है मतलब कि हमें मैक्सिमम मिनिमा वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस आसान होते हैं। फिर आपको रेले-जीन्स लॉ स्टेट करना है और कुछ दिखाना है ना, कि उसका इंटेंसिटी एमिशन पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या है कैसे है। ठीक है, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला से विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो निकाल के दिखाना है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ही एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है, एंड सो ऑन। तो दिस ऑल थिंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो हालांकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो है वो ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर देखा जाए तो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के शुरुआत में पढ़ रहे हैं। ओके, बट दिस क्वांटम मैकेनिक्स में ही नहीं आता, ये जो पूरा का चैप्टर है ये इनफैक्ट थर्मल फिजिक्स का पार्ट भी है। ओके, तो फिजिक्स में कभी कभी ऐसे जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, एंड एवरीवेयर इट इज मोस्टली रिलाइंग ऑन प्लैंक्स लॉ। ओके, or the laws that can be derived from the Planck's law, okay, like Wien's displacement law or things like the Stefan Boltzmann law or the Rayleigh-Jeans formula, है ना। तो इन सब का आपस में रिलेशन क्या ये भी हम लोग देखेंगे, और फिर अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थर्मल रेडिएशन के बारे में। The radiation emitted by body as a result of its temperature, है ना, is called thermal radiation। इसीलिए हम लोग इसको थर्मल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ये टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर है यस देन देयर विल बी थर्मल रेडिएशन। ओके, और ऐसी बॉडीज होती है रेडिएट भी करती हैं, दीज बॉडीज आर रेडिएटिव एज वेल एज एब्जॉर्प्टिव, है ना, वो रेडिएशन इमिट भी करती हैं और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती हैं। अगर वो सराउंडिंग से हॉटर है तो इसका मतलब है कि हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी पे एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, सो दैट हायर टेम्परेचर वाला रेडिएशन इमिट करेगा तो लोअर टेम्परेचर वाला एब्जॉर्ब करेगा।
और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब दोनों जो रेडिएशन और जो एब्जॉर्प्शन है वो बराबर हो जाएंगे, तो इसी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, इट इज reached when the rates of the emission as well as absorption are equal। अब यहाँ पे जो है कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, तो एवरी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का जो ईएम वेव में क्या होता है कि देयर इज ए कंटिन्यूटी, है ना। जीरो से लेकर लाइक 10^22 तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम देख रहे हैं गामा रेडिएशन तक, तो चीज़ें कंटिन्यूस होती हैं, है ना। नंबर्स की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल we can always say that in between every two number there is infinite possible real numbers। okay, so matter जो condense state में है that is solid और liquid, तो ये हमेशा जो continuous spectrum emit करते हैं, जबकि जो गैस वाले होते हैं discrete radiation emit या observe करते हैं। तो continuous का क्या होता है कि कलर्स जो होते हैं more or less continuous होते हैं, कोई भी डार्क जो स्पेक्ट्रम बीच में नहीं आता है ना। डार्क मतलब नो कलर प्रेजेंट एट ऑल वाली थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है तो कॉन्टिन्यूस, सॉलिड में और लिक्विड में स्पेक्ट्रम क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। और गैसियस वाले में वो डिस्क्रीट होता है। और इन सब का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एस्ट्रोफिजिक्स में, है ना। हम लोग स्टार्स के, चूंकि स्टार्स जो होते हैं मोस्टली गैसियस होते हैं, तो उनके डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को पढ़ पढ़ के हम ये बता सकते हैं कि कैसा टेम्परेचर है, कितना बड़ा है, क्या मास होगा उसका, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो दिस टू पिक्चर्स एक्सप्लेन इट ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो है सारी बॉडीज हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं, ओके, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट। दिस इज द बेसिक क्लास 8 की क्या होती है कि बॉडीज के ऊपर अगर रेडिएशन आप डाल रहे हो, फिर सपोज रेडिएशन का ही एक पार्ट लाइट हो गया, आप लाइट डाल रहे हो, तो वो क्या करता है कि वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और ये हमारी आईज तक आके, ठीक है, फिर हमारा ब्रेन इसे सेंस करके ऐसा हमें लगता है कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम देखते क्यों हैं, हम देखते इसलिए हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन वहां पर हो रहा है। यानी अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ विजिबिलिटी की बात आ रही है, तो दैट अकाउंट्स टू द रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इसमें थर्मल कैमरा का यूज किया हुआ है, और थर्मल कैमरा में आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स जो है उसके टेम्परेचर को सेंस कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये तो दिन का पिक्चर है, रात में आप देख लें, रात में इस विजिबल रेंज में तो बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन जैसे ही आप थर्मल कैमरा ऑन करते हो तो चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। ओके, सो दैट इज द रेडिएशन थिंग, कि भले ही वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, बट स्टिल दे बोथ आर द पार्ट ऑफ द ईएम वेव्स, है ना। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर हम लगा लें कि जो कि वैसे ईएम वेव को सेंस कर ले जो कि विजुअल रेंज में नहीं आते हैं, तो वो हमें दिखाई देने लगेगी। तो ये रेडिएशन और ऑब्जर्प्शन का ये एक पिक्चर है जो कि हम अच्छे से देख सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी है वो मोस्टली एब्जर्व हो गया है, और जितना वो एब्जर्व होगा उतना ही ज़्यादा वो इमिट भी करेगा। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमिशन। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है मोर और लेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी जो होती है सिर्फ एब्जॉर्प्शन कर रही है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो टेम्परेचर को जो है बढ़ाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो पाइलअप हो रही है वो नहीं हो रही थी, जो पाइलअप होनी थी वो नहीं हो रही है, और वो इमिट हो जा रही है। तो जितना एनर्जी आपका प्लस हो रहा है उतना ही एनर्जी माइनस हो जा रहा है, तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी जो है वो जीरो है। और अगर चेंज इन एनर्जी जीरो है तो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, है ना, बिकॉज वी हैव नोन दैट कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेडिएशन और एनर्जी, है ना। एंड दिस इज द हीट बजट। ये क्या है? दिस इज द हीट बजट ऑफ अर्थ, कि अर्थ पे सन से क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ का दो काम है, या तो उसको क्या कर ले, एब्जर्व कर ले, है ना, या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दे।
अब अगर एब्जॉर्ब होगा तो वो इमिट भी होगा। और अर्थ का कई पार्ट होता है। अर्थ इज मेड अप ऑफ वेरियस थिंग्स, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉलिड सरफेस। तो सबका एक अलग अलग रेट होगा, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ अलग एब्जर्व और रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। जो हमारा सरफेस है उसका कुछ रेट अलग होगा। और क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है, ठीक है, वरना इतने वर्षों से जो है सनलाइट हमारे ऊपर पड़ रही, तो हमारा टेम्परेचर तो अभी तक बहुत बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर हमारा मोर और लेस कांस्टेंट है ना। सिर्फ लास्ट 150 ईयर्स में किसी वजह से बढ़ गया, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन मोर और लेस वो कांस्टेंट रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ जितना एब्जर्व करता है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन और रिफ्लेक्शन। तो मोर और लेस हम जो है सेम टेम्परेचर पे बने हुए हैं। अब ब्लैक बॉडी का ज़्यादा डिटेल थोड़ा देखते हैं। हम लोग हॉट मेटल पीस से सब फैमिलियर होते हैं। जैसे जैसे आयरन रॉड को आप गर्म करते हो तो जो आपका लाइट का जो कलर है वो भी वेरी करने लगता है, ठीक है। पहले वो पीला ग्लो करता है, ठीक है, एंड जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेड येलो से होता है, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ती है वैसे वैसे वो व्हाइट की तरफ जाता है। ओके, सो इसी बेसिस पे हम लोग स्टार के टेम्परेचर्स को भी प्रेडिक्ट करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। तो रेडिएशन में जो होता है, सब प्रकार के रेडिएशन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर वेवलेंथ देखा जाए तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो अराउंड 300 नैनोमीटर से लेकर अराउंड 700 नैनोमीटर तक होता है। तो इसके बीच में अगर रेडिएशन का वेवलेंथ बढ़ रहा तो वो आपको दिखाई देगी, और इसके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में आपको वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे कोई एनर्जी या कोई रेडिएशन नहीं है ना। स्टिल दैट इज, आप चाहो तो इक्विपमेंट्स का यूज करके उसको डिटेक्ट कर सकते हो। अब बोला जा रहा है कि आयरन को हम गर्म करते हैं तो वो ल्यूमिनस होता है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट को हॉट होना जरूरी नहीं है कि वो ईएमएफ एमिनेट करे। जरूरी क्या है कि बस उसके पास कोई भी टेम्परेचर हो 0 केल्विन से ऊपर तक का। अगर इससे ग्रेटर देने वाला कोई भी टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ तो रेडिएशन इमिट करेगी ही करेगी वो, है ना। सो इट इज सोलली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। और अगर जो है अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, है ना, इसका मतलब है कि जितना एनर्जी, इक्विलिब्रियम का मतलब आपका टेम्परेचर जो है बढ़ भी नहीं रहा है और वो घट भी नहीं रहा है, दैट इज इट इज कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे रेडिएशन, है ना, सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपको इमिट भी करना पड़ेगा, है ना। ये इमिशन है और ये एब्जॉर्प्शन है। तो जितना एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उतना इमिट कर दो तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेडिएट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? तो वह आइडियल बॉडी जो कि सारा का सारा रेडिएशन जो है ऑब्जर्व कर ले, कुछ भी जो है वो इमिट ना करे, वैसे बॉडीज को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्योंकि सब कुछ अगर वो ऑब्जर्व कर लेगा तो दैट विल बी नॉट विजिबल इन एनी मैनर, है ना, वो कुछ इमिनेट कर ही नहीं रहा, है ना। जैसे कोई भी बॉडी ले लो, वो हमें दिखती क्यों है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है कुछ ना कुछ, तब हमारी आंखों को दिख जाती है। वो थर्मल कैमराज को दिख जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वो रेडिएट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन वो कोई भी रिफ्लेक्शन भी ना करें, कोई भी रेडिएशन या रेडिएशन को इमिट भी ना करें, तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि सारा का सारा ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। और जब उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बाहर मिल नहीं रही है तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। दैट विल appear to us as black body, okay, the body that is totally black, है ना। in no manner possible you are going to see it, है ना। आंखों से तो देख भी नहीं सकते हैं, बट यू कैनॉट इवन यूज द थर्मल कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा और एनी काइंड ऑफ डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन ये आइडियल बॉडी है, तो दिस इज द टोटली थियोरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन इसका नियर थियोरेटिकल चीज हम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लैब में। वह यहाँ क्या होता है कि लेबोरेटरी में ब्लैक बॉडी जो है उसको आप एक हॉलो ऑब्जेक्ट की तरफ देख सकते हो। एक हॉलो ऑब्जेक्ट लो ऐसे, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा होल छोड़ दो, तो यहाँ से जो भी रेडिएशन आएगा
वो अंदर आएगा और हर बॉडी जो होती है वो ऑब्जर्व तो करती है ना, वो रिफ्लेक्ट भी करती है। और लाइट का जो कुछ परसेंट जो होता है ना, x% वो ऑब्जर्व होता है, तो समझ लो y% रिफ्लेक्ट भी होता है। तो होगा कि कोई भी एनर्जी आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, और हर रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब जैसे सरफेस से टकराएगी तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन वाला ऑब्जर्व हो गया तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, यानी वो ब्लैक बॉडी ने उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब जो रिफ्लेक्शन है इसका वापस से यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि जब सारी की सारी रेडिएशन जो है ऑब्जर्व हो चुकी होगी, यानी ये हमारा ब्लैक बॉडी वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, है ना। यानी पूरा का पूरा रेडिएशन जो ट्रैप हो जाता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द नियर इक्वल काइंड ऑफ ब्लैक बॉडी। और ये ब्लैक बॉडी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज रेडिएशन इज इंटरेक्टिंग विथ मैटर, यानी वेव और पार्टिकल की बात आ रही है ना। रेडिएशन जो है वो एक प्रकार का वेव होता है, वेव नेचर शो करता है, एंड पार्टिकल यानी वो ब्लैक किसी बॉडी से वो बॉडी के टेम्परेचर से रिलेट कर रही है ना। तो इसका मतलब है कि दे आर समहाउ रिलेटेड, और यहीं से कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ भी होता है। इन्हीं सब कंसेप्ट्स को लेकर जो है आगे डेवलपमेंट होती है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स लाइक टेक्स बर्थ। ओके, अब क्या है कि अगर मान लो कोई भी ब्लैक बॉडी है, वो सारा का सारा ऑब्जर्व कर ले रहा है, तो ब्लैक बॉडी कहलाया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ध्यान दीजिए कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट बॉडीज आर विजिबल टू अस नॉट बाय देयर इमिटेड लाइट बट विद द लाइट दे रिफ्लेक्ट, है ना। जो हमें दिखते हैं हमारी आंखों से, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। और अगर कोई भी लाइट जो है अगर साइन ऑन नहीं करती है, ठीक है, एक कोई भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करते तो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स में क्या होता है, कि ब्लैक होल्स का मास बहुत ही ज्यादा होता है, और साइमल्टेनियसली क्या होता है, उसका रेडियस बहुत ही कम होता है। तो उसका जो ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वेरी वेरी हाई। और अगर ये ज़्यादा होता है तो इन टर्न क्या होता है, उसका एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो जो होता है दैट बिकम्स ग्रेटर टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्पीड ऑफ लाइट। तो अब जो है वहां से स्पीड ऑफ, किसी को भी बाहर आना है वहां से, तो स्पीड ऑफ लाइट से उसको बड़ा होना पड़ेगा, और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई भी रेडिएशन जो वहां से बाहर आएगा ही नहीं, तो ना ही उसको हम देख सकते हैं और ना ही उसको हम अपने थर्मल कैमराज या इंफ्रारेड कैमराज से सेंस कर सकते हैं। तो दैट इज वाई इट इज टोटली ब्लैक। ओके, ब्लैक फॉर अस, सो वी कॉल इट ब्लैक होल। लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बॉडीज जो होती हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इमिशन होता है, रेडिएशन का जो इमिशन होता है वो विजिबल रेंज यानी अराउंड 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में आने लगता है। ओके, तो उनको हम डार्क रूम में भी देख सकते हैं। बट इवन एट द टेम्परेचर एज हाई एज सेवरल थाउजेंड डिग्री केल्विन 90% जो रेडिएशन होता है वो थर्मल रेडिएशन जो होता है वो इनविजिबल होता है ना, यानी 10% ही विजिबल होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो सारा का सारा रेडिएशन जो है विजुअल रेंज में ही आ जाए, है ना। वो वाइड वैरायटी ऑफ रेंज में होते हैं, जिसमें इधर गामा हो गया, देन एक्स रेज, देन यूवी, है ना। और तब मिलता है हमें विजिबल, देन वी गॉट इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, एंड देन रेडियो वेव्स एंड सो ऑन। तो इन सब रेंजेस में मिलते हैं, लेकिन आपको कौन सा दिखाई देता है, जो कि विजुअल रेंज में पाया जाता है। ठीक है, और बाकी जो है आपके डिवाइस डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। डिवाइस मतलब कैमराज, थर्मल कैमराज, इंफ्रारेड कैमराज, ओके, और रेडार्स। तो दिस वाज द क्वाइट इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी इट यूजिंग द स्टैटिस्टिकल
tools. Okay, statistical tools are widely used in the thermal physics. Okay, so now let us pause for some time and meet in the second half.